नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इससे पहले की वीडियो में हम राष्ट्रपति एवं उनसे जुड़े अनुच्छेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वीटो शक्ति और विवेकाधीन शक्ति। ये कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं राष्ट्रपति महोदय को। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला, कार्यपालिका शक्ति। आप सभी को पता है, हमने अनुच्छेद 53 में पढ़ा है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग अपने या अपने अधीनस्थों के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं या कहीं कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें नियुक्ति की शक्ति, नियुक्ति का अधिकार। राष्ट्रपति महोदय को संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष एवं इस प्रकार से आदि। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है और इसके सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति महोदय के पास है। वित्त आयोग गठन की शक्ति, वित्त आयोग के गठन की शक्ति एवं उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति का अधिकार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। अगला, विदेशी संबंधों को स्थापित करना। विदेशों से होने वाली संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। कार्यपालिका की शक्ति में यह भी निहित है कि राष्ट्रपति जो जितने भी विदेशी संबंध हैं या जितने भी विदेशी संधि समझौते होते हैं, वैसे भी राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न देशों में राजदूतों तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं। विभिन्न देशों में जो भारत के राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, वे भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किए जाते हैं। अगला, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के रूप में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें संसद सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना या लोकसभा को भंग करना। अगला, संसद को संबोधित करने की शक्ति। अगला, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। यदि कोई भी एक सदन सत्र में होता है तो राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अगला, संसद सदस्यों का मनोनयन। संसद में कुछ सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं, जो कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करते हैं तथा अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। वे 12 सदस्य कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता के आधार पर मनोनयन किए जाते हैं। अगला, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही अधिनियम बनता है। आप सभी को ज्ञात है, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने पर भारतीय संसद बनती है। तो इस प्रकार यदि कोई विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही या उनके हस्ताक्षर के पश्चात ही अधिनियम या कानून बनता है। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे धन विधेयक या संचित निधि पर में व्यय करने वाले विधेयक और ऐसे कराधान पर जिसमें राष्ट्रहित जुड़े हों प्रभाव डालने वाले विधेयक। तो इस प्रकार कुछ विधेयक राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। तो ये सभी राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियाँ हमने पढ़ी। अगला, वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति महोदय की जो वित्तीय शक्तियाँ भारतीय संविधान में हैं उन्हें पढ़ें।
राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार के वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो बजट होता है वह भी राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अगला, आकस्मिक निधि का संरक्षक। भारत के राष्ट्रपति आकस्मिक निधि के संरक्षक या कहें आकस्मिक निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में है। अगला हमने पढ़ा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह हमने विधायी शक्ति में भी पढ़ा। धन विधेयक जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला, अनुदान की मांगों पर चर्चा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही की जाती है। अगला, वित्त आयोग का गठन। यह हमने नियुक्ति के अधिकार में पढ़ा। वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं एवं वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति महोदय की वित्तीय शक्ति है। अगला, न्यायिक शक्ति। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महोदय को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति में 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है: क्षमा, प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार। क्षमा का तात्पर्य दंड व बंधीकरण दोनों से हटा दिया जाना, दोनों को हटा दिया जाना। यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और वह बंदी है तो राष्ट्रपति दोनों को हटा सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं। प्रविलंबन, किसी दंड पर रोक लगाना। प्रविलंबन विशेषकर मृत्युदंड से संबंधित है। प्रविलंबन के तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है ताकि वह व्यक्ति जिसको मृत्युदंड प्राप्त हुआ है वह दया याचना के लिए आवेदन कर सकें। अगला, लघुकरण। दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। दंड की प्रकृति, जो दंड की प्रकृति है उसको बदल दिया जाता है लघुकरण में। जैसे यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त है तो उसे आजीवन कारावास, या किसी को कठोर कारावास प्राप्त है तो उसे फिर साधारण कारावास, इस तरह से दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है लघुकरण में। परिहार में दंड के स्वरूप को बिना बदले अवधि कम कर दी जाती है। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि 2 साल का कठोर कारावास है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदला जा सकता है। स्वरूप नहीं बदला जाएगा लेकिन अवधि कम कर दी जाती है। अगली न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए वह बाध्यकारी नहीं होगा। अगला, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं, जल, थल, वायु सेना के अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं। जल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं। युद्ध एवं शांति की घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। युद्ध एवं शांति की घोषणा, यह भी राष्ट्रपति महोदय की सैन्य शक्ति है। अगला, आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। जो 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं वे 3 हैं। पहला, राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 में 352। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 352 युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 356 राज्यों के सांविधिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात। तीसरा, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 360 देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। यह तीनों आपात भारतीय संविधान के भाग 18 में लिखे हैं। जब भारतीय संविधान का भाग 18 में पढ़ेंगे तो इन पर फिर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। अगला, वीटो शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति महोदय को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। पहला, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। आत्यांतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो भी कहा जाता है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतया इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है।
सर्वप्रथम आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, पूर्ण वीटो का प्रयोग। अगला, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाते हैं, हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन या बिना संशोधन सहित पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस भेजना है तो वह निलंबनकारी वीटो होगा। लेकिन यदि पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक यदि संसद पुनः राष्ट्रपति के पास संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए वह स्वीकृत करना बाध्यकारी हो जाता है। अगला, पॉकेट वीटो या फिर जेबी वीटो। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, जिसका अर्थ है जेब में रखने वाला, ऐसा कुछ वीटो है जिसको आप जेब में रख सकते हैं, ऐसा आप समझिए, तात्पर्य यही है इसका। देखिए कैसे राष्ट्रपति महोदय इसको अपनी पॉकेट में रखते हैं। इस वीटो में राष्ट्रपति ना तो कोई सहमति देते हैं और ना अस्वीकृत करते हैं, ना ही पुनर्विचार हेतु लौटाते हैं। ना तो वे विधेयक को स्वीकृत करते हैं, ना ही वे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, ना ही अस्वीकृत करते हैं, परंतु अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देते हैं। इस प्रकार से वह उनकी जेब में चला जाता है, इसलिए इसको पॉकेट वीटो। वैसे वीटो से अर्थ, वीटो के सामान्य अर्थ रोकना, शाब्दिक अर्थ रोकना से संबंधित है। तो इस प्रकार से यह वीटो उनकी जेब में चले जाता है। इस वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ध्यातव्य है कि यह राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का प्रथम मामला था। पहली बार यह वीटो लगाई गई थी 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। अगला, विवेकाधीन शक्ति। राष्ट्रपति महोदय को जो विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, ऐसी शक्ति जिनका प्रयोग राष्ट्रपति जिनका प्रयोग राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के करते हैं। पहला, किसी भी दल को पर्याप्त बहुमत न मिलने पर या प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसका तात्पर्य है जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसी भी दल को पर्याप्त बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के पश्चात राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। दूसरा, संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित विषयों पर निर्णय लेना। संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित विषयों पर निर्णय लेना राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है। ये भी अपने विवेक के आधार पर निर्णय लिया जाता है। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को, RK स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद आप सभी को।